अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स डिवाइसेस का, जिसमें हम एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, फैक्ट्स डिवाइसेस और उनका पर्पस क्या होता है। उसके बाद हम स्टैटिक वार कंपनसेटर को और उसका ऑपरेशन देखेंगे कि ये कैसे ऑपरेट करता है। उसके बाद हम पावर क्वालिटी पैरामीटर्स को देखेंगे, कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद हम स्टैटकॉम और इसका ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जो है वो डिफरेंस बिटवीन द एसवीसी स्टैटिक वार कंपनसेटर और स्टैटकॉम का, कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर आपने जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस के जब आएँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव पावर इज़ अ पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड। जो एक्टिव पावर वो पावर होती है जो कि हमारा लोड एक्चुअली कंज्यूम करता है, जो कि सिस्टम के लिए और कंज्यूमर के लिए और जो है आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए फ़ायदा मंद होती है। क्योंकि एक्टिव पावर पे ही हम जो है वो आपकी बिलिंग वगैरह चार्ज होती है। हर चीज़ एक्टिव पावर पे ही डिपेंड करती है। दूसरी पावर जो सिस्टम में फ़्लो करती है वो रिएक्टिव पावर होती है। रिएक्टिव पावर ऑसिलेट्स बिटवीन द सोर्स एंड लोड। जो रिएक्टिव पावर होती है ये सिस्टम पे बर्डन होती है। ये जनरेट कैसे होती है, ये जितने भी आपके इंडक्टिव टाइप के लोड हैं, लाइक मोटर हो गया, ठीक है, मेनली जो ये जो है वो रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस होती है वो आपकी मोटर्स की वजह से, क्योंकि मोटर आपका इंडक्टिव लोड है। तो ये भी सिस्टम में फ़्लो करती है, लेकिन ये क्या होती है, सिस्टम में ये बर्डन होती है। तो हम इसको मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, इसको कम कैसे करते हैं, इसकी अपोजिट जो है वो रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करके। अगर हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टिव पावर है तो हम कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर देंगे तो हमारे सिस्टम में जो है वो रिएक्टिव पावर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। और उसके बाद रिएक्टिव पावर मेंटेन सिस्टम वोल्टेज। ये आपने याद रखना है ये टर्म, कि आपके जो वोल्टेज होते हैं वो आपके रिएक्टिव पावर पे डिपेंड करते हैं। कि जैसे जैसे आपके सिस्टम में रिएक्टिव पावर बढ़ेगी, आपका जो है वो करंट, जो सिस्टम है वो आपका करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा। करंट ज़्यादा ड्रॉ करने की वजह से आपके सिस्टम के वोल्टेज पे स्ट्रेस आएगा और वोल्टेज आपके डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ऐसा करें, मतलब बेसिकली ये डायरेक्टली तो वोल्टेज के साथ रिलेट नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली ये वोल्टेज के साथ रिलेट करती है। कि जैसे जैसे आपके सिस्टम में रिएक्टिव पावर इंक्रीज़ होगी तो सिस्टम का करंट इंक्रीज़ होगा। जब सिस्टम का करंट इंक्रीज़ होगा तो आपके जो वोल्टेज हैं वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप रिएक्टिव पावर कम करते जाएंगे, आपका लोड जो करंट है वो कम होता जाएगा और आपके जो वोल्टेज हैं वो दोबारा बूस्ट अप होते जाएंगे। तो ये बेसिकली इस तरह जो आपके वोल्टेज को ये इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर ट्रायंगल। तो हमें पता है कि जो ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर है और अपेरेंट पावर है, ये एक पावर ट्रायंगल के साथ आपस में रिलेट करती हैं। अब मैंने एक बात की कि आप जब हम जो हमारी रिएक्टिव पावर है वो इंक्रीज़ होती है, मतलब एक सिस्टम में आती है तो हमारा जो लोड है वो करंट ज़्यादा लेना शुरू कर देता है। ये कैसे रिलेट करता है, ये बेसिकली जैसे आपके सिस्टम एक लोड है, हम एक सपोज़ करते हैं कि एक लोड है जो कि 100 वाट ले रहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि उसमें रिएक्टिव पावर भी आ गई, उसने जो है वो 100 वार जो है वो रिएक्टिव पावर भी लेना शुरू कर दी। तो उसकी क्या होगा, अपेरेंट पावर उसकी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि हम अब देखते हैं जो पावर ट्रायंगल के साथ कि अपेरेंट पावर क्या होती है, एक्टिव पावर का स्क्वायर, रिएक्टिव पावर का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास अपेरेंट पावर आ जाती है। तो अपेरेंट पावर को अगर हम जो है वो जैसे जैसे आपकी रिएक्टिव पावर इंक्रीज़ होगी तो वैसे वैसे आपकी अपेरेंट पावर इंक्रीज़ होगी। तो अपेरेंट पावर आपको पता क्या होती है, अपेरेंट पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस और आई आर एम एस, ठीक है। तो पावर इंक्रीज़ होगी, अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखें तो आपका जो करंट है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम, जब आपका करंट इंक्रीज़ होता है तो वो आपके वोल्टेज पे स्ट्रेस आती है और वोल्टेज भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम इस चक्कर से जो है वो निकलने के लिए, जो है वो पावर को कंट्रोल करने के लिए हम
डिवाइसेस यूज़ करते हैं फैक्ट्स डिवाइसेस। अच्छा, फैक्ट्स डिवाइसेस से पहले क्या होता था कि हम सिस्टम में जो है वो ऐसे ही कैपेसिटर लगा देते थे, ऐसे ही इंडक्टर लगा देते थे। इंडक्टर तो आपको पता है कि फरंटी इफेक्ट को जो है वो जब हम हमारा सर्दियों में आम तौर पे जो जब लाइन लाइटली लोड होती है या नो लोड पे होती है तो उस वक्त हम इंडक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन आम तौर पे हमारे जो है वो कैपेसिटर यूज़ होते हैं कि हम ऐसे ही कैपेसिटर लगा देते थे सिस्टम में। तो सिस्टम में क्या होता था कि जैसे ही रिएक्टिव पावर सिस्टम में ही तो वो कैपेसिटर ने देनी शुरू कर दी। कैपेसिटर हमने जितने लगाए उतनी वो फिक्स रिएक्टिव पावर सिस्टम में जा ही रही है। तो कैपेसिटर हमारे जो है वो फजूल में यूज़ हो रहे हैं, जैसे जैसे उसकी वो लाइफ है वो भी डिक्रीज़ हो रही है। तो हमने क्या किया कि एक सिस्टम लेके आए कि हमारे सिस्टम में रिएक्टिव पावर उतनी ही जाए जितनी रिक्वायर्ड होगी उसे। हम ये ना कहें कि जी हमारे सिस्टम में जो है वो चाहे रिएक्टिव पावर कम भी रिक्वायर्ड है तो हमारे अगर 100 कैपेसिटर लगे हैं तो 100 के 100 ही सिस्टम में जा रहे हों। हम ऐसा सिस्टम लेके आ रहे उस तो इस सिस्टम को हमने फैक्ट्स डिवाइसेस का नाम दिया। फैक्ट्स डिवाइसेस की फुल फॉर्म क्या है? फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम डिवाइसेस, जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम की जो डिवाइसेस हैं उसको ये कंट्रोल करती है, उसमें हेल्प करती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम एंड अदर स्टैटिक इक्विपमेंट that provide control of one or more AC transmission system parameters to enhance controllability and increase power transfer capability। अब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने थरिस्टर का जो है वो मुराद है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस सिस्टम है, इसमें हम थरिस्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद अदर स्टैटिक इक्विपमेंट, और अदर स्टैटिक इक्विपमेंट में क्या होता है कि हम कैपेसिटर और इंडक्टर का जो बैंक है वो इस्तेमाल करते हैं। दैट प्रोवाइड कंट्रोल ऑफ वन और मोर ट्रांसमिशन सिस्टम पैरामीटर। ये हमें जो है वो एक या एक से ज़्यादा जो ट्रांसमिशन पैरामीटर हैं, लाइक एक्टिव पावर का हम फ्लो कंट्रोल करते हैं, रिएक्टिव पावर का फ्लो कंट्रोल करते हैं, पावर फैक्टर जो अपना बूस्ट करते हैं, तो ये इन पैरामीटर का कंट्रोल करता है। टू इन्हांस कंट्रोलाबिलिटी। कंट्रोलाबिलिटी क्या है कि हम जैसे ही हम फैक्ट्स डिवाइसेस लगाते हैं तो हमारे पास एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है, तो ये कंट्रोलाबिलिटी हो जाता है। और इंक्रीज़ द पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी, जब हमारी सिस्टम में रिएक्टिव पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है तो सिस्टम की जो ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी है, एक्टिव पावर चलाने की कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपका जो शायद तरबेला डैम है वो डायरेक्टली आके फैसलाबाद गट्टी में आके कनेक्ट होता है, गट्टी के जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे। अब अगर हम ये करें कि हम गट्टी में जो है वो रिएक्टिव पावर का कोई सोर्स ना लगाएं तो रिएक्टिव पावर यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो ये क्या करेगी, अगर हमारा जो है वो तरबेला डैम का जो जनरेटर है वो रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करेगा, मतलब उसकी हम रिएक्टिव पावर कैसे कंट्रोल करते हैं कि उसका जो है वो हम एक्साइटेशन सिस्टम उसे जो हम कंट्रोल करते हैं उसकी रिएक्टिव पावर। तो अगर हम वहाँ से रिएक्टिव पावर जनरेट करवाएंगे तो क्या होगा कि वही रिएक्टिव पावर उस हमारी जो लाइन है जो तरबेला को गट्टी के साथ कनेक्ट कर रही है तो वो क्या करेगी, वो ओवरलोड हो जाएगी। क्योंकि ओवरलोड कैसे होगी कि एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, आपका अपेरेंट पावर के। उसकी अपेरेंट पावर इंक्रीज़ होगी जिसकी वजह से आपकी जो पूरी लाइन है वो ओवरलोड होगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी बजाय हम वो जो रिएक्टिव पावर जो रिक्वायर्ड है वो हम तरबेला से लें, हम क्या करेंगे गट्टी में एक सोर्स लगा देंगे रिएक्टिव पावर का, ठीक है, जिसको हम फैक्ट्स डिवाइसेस बोलते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। तो वो क्या करेगा, फिर हमारी लाइन ओवरलोड नहीं होगी, वो रिएक्टिव पावर जो हम इधर गट्टी फैसलाबाद में हम लगाएंगे सिस्टम, तो वो रिएक्टिव पावर वहाँ से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो बेस लाइन की एक्टिव पावर की बेसिकली उसकी पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आपकी जो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी है वो ऐसे इंक्रीज़ होती है। अब इसके बाद आता है पर्पज़ ऑफ फैक्ट्स डिवाइसेस। पर्पज़ क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंट्रोलाबिलिटी
कैपेबिलिटी टू कंट्रोल पावर एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर इन सिस्टम। जब हम फैक्ट्स डिवाइसेस लगाते हैं तो हमारे पास एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का जो कंट्रोल है वो हमारे पास आ जाता है कि हम सिस्टम में कितनी रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करें, ये हमारे हाथ में होता है। उसकी एक्टिव पावर हम कितनी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है कि हम जितनी ज़्यादा उसमें रिक्वायरमेंट वो लाइन जो है वो रिएक्टिव पावर ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है, अगर हम उसमें रिएक्टिव पावर वहीं से देना शुरू कर दें तो वो लाइन में रिएक्टिव पावर ख़त्म हो जाएगी, तो उसकी एक्टिव पावर की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। टू इम्प्रूव स्टेडी स्टेट एंड डायनेमिक स्टेबिलिटी वोल्टेज, कि जैसे ही आपकी स्टेडी स्टेट में जो वोल्टेज होते हैं या कोई डायनेमिक स्टेट कोई फॉल्ट आता है तो उस वक्त जो वोल्टेज स्टेबिलिटी है वो आपकी इम्प्रूव हो जाती है। कि जैसे नॉर्मल स्टेट में अगर आपके वोल्टेज डाउन है तो जब आप रिएक्टिव पावर वहाँ पे सोर्स लगा देंगे तो आपके जो वोल्टेज हैं वो सिस्टम के बूस्ट हो जाएंगे, वो बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद इन एडिशन इट आल्सो एम्पावर द इंक्रीज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क क्लोजर टू इट्स थर्मल लिमिट एंड हैंस अवॉइड द नीड टू कंस्ट्रक्ट न्यू ट्रांसमिशन लाइन। के जब हम फैक्ट डिवाइसेस यूज़ करेंगे तो जहाँ पे हमारा लोड सेंटर होगा हम वहाँ पे ये डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम की कैपेबिलिटी है, यूटिलाइजेशन है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब क्या था कि अगर जो है वो हमारी लाइन थी एक, अगर वो 100 जो है वो MVA मेगा वोल्ट अम्पेयर अगर वो ट्रांसफ़र कर रही थी तो उसमें क्या था कि वो अगर 80 वाट आपके जो थे वो एक्टिव पावर थी, वो 80 मेगावाट आपकी एक्टिव पावर थी और आपके 20 मेगावार जो थी वो रिएक्टिव पावर थी। अब जो 20 मेगावार है वोल्ट अम्पेयर रिएक्टिव जो है ये आपके सिस्टम में बर्डन है। अब ये भी आपकी ज़ारी बात है, जब ये भी सिस्टम में फ्लो करेगा तो ये भी सिस्टम को ओवरलोड करेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 20 मेगावार है वोल्ट अम्पेयर रिएक्टिव है, ये हम जो लोड सेंटर पे एक फैक्ट डिवाइसेस लगा देंगे तो वहाँ से हम रिएक्टिव पावर देना शुरू कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अब जो ये 20 मेगावार जो थे अब ये भी हम एक्टिव पावर से लेंगे कि एक्टिव पावर जो है वो हमारी अब जैसे हमारी 100 मेगा वोल्ट अम्पेयर हमारे सिस्टम की कैपेसिटी थी, तो अब हम क्या करेंगे 100 जो है वो मेगावाट हम लोड लगा एक्टिव पावर हम जो वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आपकी जो सिस्टम की यूटिलाइजेशन है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हम जो सिस्टम के यूनिट ट्रांसफ़र हैं वो हम इंक्रीज़ कर देंगे। उस तरह पे हमें अगर हम जब हमारी यूनिट ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी है जब वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमें जो है वो न्यू ट्रांसमिशन लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं एज अ फैक्ट डिवाइसेस वो है स्टैटिक वार कंपनसेटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक वोल्ट अम्पेयर रिएक्टिव कंपनसेटर। इसको हम SVC भी बोलते हैं, स्टैटिक वार कंपनसेटर, इसको SVC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले इसका काम क्या होता है कि ये करता है कि इंजेक्ट अब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर एज पर सिस्टम रिक्वायरमेंट, के ये सिस्टम में जो है वो रिएक्टिव पावर इंजेक्ट भी करता है, अब्जॉर्ब भी करता है जितनी सिस्टम को रिक्वायर्ड होती है। कि सिस्टम को अगर रिक्वायर्ड है 10 मेगा वोल्ट अम्पेयर रिक्वायर्ड है तो ये 10 करेगा, अगर 20 रिक्वायर्ड है तो 20 करेगा, 30 रिक्वायर्ड है तो 30 करेगा। तो ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्ट डिवाइसेस से पहले हम क्या करते थे कि एक फ़िक्स कैपेसिटर लगा देते थे कि अगर वो 100 जो है वह हम मेगावार के हमने जो है वो कैपेसिटर लगा दिए तो वो क्या करेंगे, वो 100 ही ट्रांसफ़र करते रहेंगे। वो ये नहीं करेंगे कि 80 कर रहे हैं, वो सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं करेंगे। लेकिन जब हम फैक्ट डिवाइसेस लगा देंगे तो वो क्या करेंगे, सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इस पर इंजेक्ट करेंगे रिएक्टिव पावर को। उसके बाद इम्प्रूव वोल्टेज स्टेबिलिटी, जैसे आपकी रिएक्टिव पावर जो है वो सिस्टम की को मिलना शुरू हो जाएगी तो उसकी जो वोल्टेज स्टेबिलिटी है वो भी बेहतर हो जाएगी। इम्प्रूव पावर क्वालिटी, अब ये पावर क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। बेसिकली पावर क्वालिटी के पैरामीटर कौन से होते हैं? फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, उसकी बेसिकली वोल्टेज में फ्लक्चुएशन कितनी है, उसमें हार्मोनिक्स कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। करंट आपका, उसके बाद आपके पावर फैक्टर,
ठीक है। रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, तो ये सारे क्या हैं, पावर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, और इनको कैलकुलेट करने के लिए हम पावर क्वालिटी मीटर्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये पावर क्वालिटी पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। इसमें जो है वो आप एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर ये भी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद डायनामिक एंड रियल टाइम ऑटोमेटिक ऑपरेशन है, क्योंकि हमें जो है वो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम के हिसाब से रिएक्टिव पावर को जो है वो सिस्टम में इंजेक्ट भी कर रहा होता है और अब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। जब ये इंजेक्ट करता है तो ये क्या करता है, कैपेसिटर को इंजेक्ट करता है, और जब ये अब्जॉर्ब करता है तो ये जो हमारे जो इंडक्टर लगे होते हैं वो जो रिएक्टिव पावर सिस्टम में होती है लीडिंग में, उसको ये अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ये इस तरह ये जो हमारा स्टैटिक वार कंपनसेटर है ये इस तरह काम करता है। अब इसमें बेसिकली इसका मॉडल है, इसमें लगा होता कैसे है कि ये हम जो है वो ग्रिड के साथ कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, और बेसिकली जो ग्रिड के साथ ये कनेक्ट होता है एक ट्रांसफार्मर के साथ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ। ये 132 kV या 220 kV या 500 kV पे नहीं होता, इसको बेसिकली हम 132 kV पे लगाते हैं, और इस पे जो वोल्टेज होते हैं वो 22 kV पे होते हैं। जो ये बेसिकली ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये बेसिकली यहाँ से 132 kV ग्रिड से ले रहा होगा ये ग्रिड के साथ, और ये नीचे इसको 22 kV में कन्वर्ट करके ये 22 kV की ये वाली बस बार है, और इसके साथ जो हमारा SVC वो कनेक्टेड है। अब SVC में बेसिकली क्या होता है कि आपके SVC में एक थरिस्टर लगे होते हैं, और थरिस्टर के आगे जो है वो बेसिकली रिएक्टर का एक बैंक होता है, एक कैपेसिटर का बैंक होता है। तो इसको हम जो कैपेसिटर लगे होते हैं, रिएक्टर लगे होते हैं, उसको हम TRC थरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर बोलते हैं। जो ये कैपेसिटर लगे होते हैं, और इसको हम TSC थरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है। अब ये होता है बेसिकली कि मतलब एक हमारे सिस्टम में हम यहाँ पे जो जितने भी कैपेसिटर बैंक होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, कि हमने 20 मेगावार के जो है हमने 3 बैंक लगाए हैं कैपेसिटर के। तो क्या करेगा, थरिस्टर देखेगा कि हमें जो वो 20 मेगावार चाहिए जो है वो रिएक्टिव पावर, तो क्या करेगा, वो पहला बैंक को स्विच ऑन कर देगा, ठीक है। ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर बेस होते हैं, तो वो क्या करेगा कि पहले बैंक को जो है वो ऑन कर देगा, वो सिस्टम के साथ लगा देगा। अब क्या हुआ कि आपकी जो रिएक्टिव पावर की कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, वो 30 मेगावार उसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, दूसरा बैंक भी साथ ऑन कर देगा। और इस तरह जैसे आपकी जो है वो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, वो उतने बैंक जो है वो ऑन करता जाएगा। और जैसे जैसे आपके जो है वो रिएक्टिव पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाएगी, वो उस तरह जो है वो पावर बैंक को बंद भी करता जाएगा बेसिकली, वो ताकि वो जितनी सिस्टम में रिक्वायर्ड होगी वो सिर्फ सिस्टम में उतनी ही प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होता है कि आपके जो कैपेसिटर बैंक है उसकी बेसिकली लाइफ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, कि वो सिस्टम में जब सिस्टम को ज़रूरत नहीं होती वो बेसिकली उस वक्त सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं होते। अब क्या हो गया, हमने एक ऊपर एक चीज़ रीड की थी कि आपकी ये जो स्टैटिक वार कंपनसेटर है जो हमारा, ये डायनामिक स्टेबिलिटी भी है। डायनामिक स्टेबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि जब भी आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो उस वक्त आपके सिस्टम को जो है रिएक्टिव पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके सिस्टम के जो वोल्टेज हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं एक दफ़ा जब आपका शॉर्ट सर्किट का या सिस्टम में फॉल्ट आता है। तो उस वक्त हमारा जो ये SVC होता है उसमें ऑटोमेटिक फंक्शन है कि जब भी आपके जो वोल्टेज हैं वो कोई फॉल्ट आएगा तो एक ख़ास लिमिट से नीचे जाएंगे तो वो जितने भी कैपेसिटर बैंक है वो सबको लगा देगा, ताकि आपके जो सिस्टम है वोल्टेज के वो मेंटेन रहें। क्योंकि अगर हमारे सिस्टम के जो वोल्टेज हैं वो ख़ास टाइम से जब ज़्यादा देर नीचे रहेंगे तो आपकी जो ट्रांसफार्मर है, जो लाइनें हैं, उसकी ट्रिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली वो जो 2-3 सेकंड है उनको सहारा देने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, उस वक्त इसमें ऑटोमेटिक सेटिंग है कि जब भी वो वोल्टेज डाउन होंगे तो ये जितने भी कैपेसिटर बैंक होंगे आपके कनेक्टेड, चाहे 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो सबको लगा देगा, ठीक है। तो ये उसकी डायनामिक कैपेबिलिटी के लिए भी, डायनामिक कंट्रोल के लिए भी ये डिज़ाइन होता है, ये SVC। अब उसके साथ एक हार्मोनिक फ़िल्टर होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कैपेसिटर और ये जो इंडक्टर की स्विचिंग है ये हार्मोनिक्स जो है वो जनरेट करती हैं, तो हार्मोनिक फ़िल्टर भी लगाया जाता है ताकि आपके सिस्टम में जो हार्मोनिक्स हैं वो सब कम से कम रहें। तो ये है हमारा SVC। SVC में बेसिकली अब आपको पता चल गया कि इसमें हम जो है वो रिएक्टिव पावर को सिस्टम में जो वो इंजेक्ट या अब्जॉर्ब करने के लिए
रिएक्टर जो है वो बैंक और कैपेसिटर बैंक हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो दूसरा हमारा अब इसका ऑपरेशन देख लेते हैं एसवीसी का। एसवीसी का ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है कि एज द वोल्टेज इज सेट हायर देन द एक्चुअल वोल्टेज मेगा वार इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम। मतलब अब क्या होता है कि अगर हमने जो वोल्टेज सेट किए हैं, जो हमने एसवीसी को बताना है कि आपके जो स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं वो जैसे मैं 132 केवी की बात करी तो मैं वहाँ पे 132 केवी जो वोल्टेज है वो सेट करूँगा, ठीक है। अब एक्चुअल वोल्टेज क्या होंगे? जो एक्चुअल वोल्टेज होंगे 128 केवी होंगे, 129 केवी होंगे, क्योंकि जो है वो आपकी रिएक्टिव पावर की वजह से आपके जो वोल्टेज हैं वो डिप करते हैं, डाउन होते हैं। तो जैसे ही आपके जब आपके सेट वोल्टेज हायर होंगे और आपके एक्चुअल वोल्टेज डाउन होंगे सिस्टम के, तो क्या करेगा ये मेगा वार इंजेक्ट करेगा, मतलब कैपेसिटिव जो रिएक्टिव पावर है ये सिस्टम में इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा आपका एसवीसी। और इट इज़ ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग दिस फेज एक्टिव पावर एक्सपोर्टेड बाय द ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज वाइल रिएक्टिव पावर एक्सपोर्ट रिड्यूसेस। अब क्या होगा, जब हमने एसवीसी लगाया सिस्टम में तो उससे हमें क्या पता चला कि हमारी जो एक्टिव पावर एक्सपोर्ट है ट्रांसफार्मर की वो इंक्रीज़ होगी और रिएक्टिव पावर जो है वो कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो एक्टिव पावर भी जो है वो ट्रांसफ़र करता है और रिएक्टिव पावर भी ट्रांसफ़र करता है। जब हमारी रिएक्टिव पावर हम जो है वो लोड एंड पे ही हमने जो एसवीसी से प्रोवाइड करना शुरू कर दी, तो हमारा जो बेसिकली पावर स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन है, अब वहाँ से जो रिक्वायरमेंट है रिएक्टिव पावर की वो कम होगी। तो इस वजह से हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो एक्टिव पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन पावर फैक्टर इज आल्सो ऑब्जर्व्ड, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर लगे हुए हैं तो पावर फैक्टर भी डेफिनेटली इंप्रूव होगा। उसके बाद व्हेन वोल्टेज इज सेट बिलो एक्चुअल वोल्टेज मेगा वार इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम रिड्यूसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि 132 केवी मैंने सेट किए, अब अगर वोल्टेज आपके 133 केवी हो गए, मतलब आपके जो वोल्टेज हैं वो ज़्यादा हो गए आपके एक्चुअल वोल्टेज से, मतलब जो आपने सेट किए थे वहाँ से। ये जैसे सर्दियों में होता है कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें फरंटी इफेक्ट आ गया, उस वजह से आपके जो वोल्टेज हैं वो बूस्ट अप करके, तो अब क्या होगी, जो मेगा वार इंजेक्ट है आपका एसवीसी वो रिड्यूस कर देगा। अब वो नहीं करेगा कि अगर आपके सिस्टम के वोल्टेज जो है वो 133 केवी हो गया तो वो भी मेगा वार वो इंजेक्ट करते ही रहे और उसको 133 केवी को 135 कर दे, 137 कर दे, वैसा नहीं करेगा वो। जब आपके जो प्री सेट वोल्टेज हैं 132 केवी अगर उससे ज़्यादा हो गए तो वो मेगा वार जो एसवीसी आपका सिस्टम में इंजेक्ट कर रहा है वो भी बंद कर देगा, ठीक है। अब ये बेसिकली आपके एसवीसी का ऑपरेशन होता है। अब एसवीसी में बेसिकली हम नीचे डिफरेंस भी करेंगे जो है वो दोनों का, स्टैटकॉम का। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो स्टैटकॉम आई है। अब हम एसवीसी पे की तरफ नहीं जा रहे, अब हम स्टैटकॉम की तरफ जा रहे हैं। जैसे एनटीडीसी है, इसने एक एसवीसी लगाया हुआ है, ये आपका जो कोट लखपत लाहौर में जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन अब जो है वो एनटीडीसी अपनी जो है वो सिस्टम की जो है वो कैपेबिलिटी को, वोल्टेज रेगुलेशन को बेहतर करने के लिए स्टैटकॉम जो है वो डिफरेंट स्टेशन में लगा रहा है। तो ये बेसिकली स्टैटकॉम न्यू टेक्नोलॉजी है। अब स्टैटकॉम की तरफ जाते हैं कि स्टैटकॉम क्या है। बेसिकली स्टैटकॉम इज़ अ स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर इज़ अ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूजिंग फोर्स कम्यूटेटेड डिवाइस लाइक IGBT GTO to control the reactive power flow through power network and thereby increasing the stability of power network। अब ये भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है, वहाँ पे हमने थैरिस्टर यूज़ किया था, यहाँ पे हम IGBT GTO यूज़ करेंगे और ये भी क्या करेगा, हमारा रिएक्टिव पावर फ्लो को कंट्रोल करेगा। अब स्टैटकॉम का हम ऑपरेशन देखेंगे नीचे कि द टर्म सिंक्रोनस in STATCOM means that it can either absorb or generate reactive power in synchronization with the demand to stabilize the voltage of the power network। अब ये भी है कि जैसे हमारा SVC सिस्टम की जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक पावर इंजेक्ट या अब्जॉर्ब करता था, अभी स्टैटकॉम का भी यही काम होता है कि ये भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो उसमें जो है वो या रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करेगा या उससे अब्जॉर्ब करेगा। अब इसका ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या होता है कि एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे हम जो स्टैटकॉम होता है इसमें हम कैपेसिटर या इंडक्टर इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हम SVC में कैपेसिटर बैंक और इंडक्टर का जो बैंक है वो इस्तेमाल करते थे, अब यहाँ पे हम
कैपेसिटर बैंक इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे वो मैं नीचे बताऊँगा आपको जब हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि स्टैटकॉम इज़ अ कंट्रोल्ड रिएक्टिव पावर सोर्स। ये भी आपके रिएक्टिव पावर सोर्स को कंट्रोल करता है। इट प्रोवाइड द डिज़ायर्ड रिएक्टिव पावर जनरेशन and absorption entirely by means of electronic processing of voltage and current waveform in the voltage source। अब जो आपका स्टैटकॉम है ये रिएक्टिव पावर को अब्जॉर्ब या जनरेट कैसे करता है आपके जो वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म को चेंज करके। अब स्टैटकॉम क्या है? स्टैटकॉम इज़ अ एडजस्टेबल वोल्टेज सोर्स बिहाइंड अ रिएक्टेंस, मीनिंग दैट कैपेसिटर बैंक एंड शंट रिएक्टर आर नॉट नीडेड फॉर रिएक्टिव पावर जनरेशन एंड अब्जॉर्प्शन। क्योंकि आपके जो स्टैटकॉम में जो है वो हमें शंट रिएक्टर या कैपेसिटर बैंक रिक्वायर्ड नहीं होते। अब ये बेसिकली क्या करता है कि द एक्सचेंज ऑफ रिएक्टिव पावर बिटवीन द कन्वर्टर एंड AC सिस्टम कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द 3-phase आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे बेसिकली रिएक्टिव पावर का एक्सचेंज कैसे होता है कि वेव फॉर्म को जो आपके 3-phase वोल्टेज की वेव फॉर्म है उसको चेंज करके हम रिएक्टिव पावर का जो फ्लो है वो कंट्रोल करवाते हैं, अब्जॉर्ब या इंजेक्ट करते हैं सिस्टम में। वो कैसे होता है कि इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज़ इंक्रीज्ड अबव दैट ऑफ द यूटिलिटी बस वोल्टेज, अगर हमारे जो आउटपुट वोल्टेज है उसका जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं यूटिलिटी बस वोल्टेज से, देन द करंट फ्लो थ्रू द रिएक्टेंस फ्राम द कन्वर्टर टू द AC सिस्टम एंड कन्वर्टर जनरेट द रिएक्टिव पावर ऑफ फॉर द सिस्टम। तो आपका जो कन्वर्टर है वो रिएक्टिव पावर जनरेट करना शुरू कर देगा। और अगर आपका जो एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज़ हो गया बिलो द यूटिलिटी बस वोल्टेज, देन द जो करंट फ्लो फ्राम द सिस्टम टू द कन्वर्टर एंड कन्वर्टर अब्जॉर्ब द इंडक्टिव रिएक्टिव पावर फ्राम द AC सिस्टम। अब यहाँ पे कन्वर्टर बेसिकली क्या है, जो हम IGBT और GTO यूज़ कर रहे हैं इनको हम एज अ वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं। अब ये इन्हीं का काम है कि हम ये बेसिकली काम कैसे करेगा, ये बेसिकली वोल्टेज को कंपेयर करेगा कि अगर हमारे जो वोल्टेज हैं, अब यहाँ पे बस वोल्टेज क्या है कि ये ई स्टैटकॉम की जो ये बस है इससे जो है वो सिस्टम के वोल्टेज को कंपेयर करेगा कि जैसे हम वहाँ पे हमने क्या किया था कि वहाँ पे हमने जो है वो सेट कर दिए थे वोल्टेज को, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो हमारे सिस्टम के वोल्टेज हैं और ये बस के वोल्टेज हमने सेट किए होंगे। अब वहाँ से अगर आपके जो वोल्टेज हैं वो इंक्रीज़ हैं तो ये पावर जो है वो इंजेक्ट करना शुरू कर देगा, और अगर आपके जो वोल्टेज हैं वो कम हैं, डिक्रीज़ हैं, तो पावर को ये अब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। अब ये यहाँ पर बेसिकली सिस्टम क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर लगा है जिसकी वजह से हम रिएक्टिव पावर जनरेट या अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कैपेसिटर या इंडक्टर नहीं होते। अब यहाँ पे कैपेसिटर लगाए जाते हैं लेकिन बहुत कम लगाए जाते हैं क्योंकि ये बेसिकली आपके जो स्टैटकॉम होता है उसकी DC बस होती है। अब यहाँ पे जो है वो DC वोल्टेज को मेनटेन करने के लिए कुछ ना कुछ कैपेसिटर लगाए जाते हैं, लेकिन ये उतने नहीं होते जितने हम SVC में लगाते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो प्रिंसिपल था वो स्टैटकॉम का था। अभी हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कि SVC और स्टैटकॉम में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले SVC में हमने देखा कि कैपेसिटर और इंडक्टर जो बैंक है वो आपके यूज़ होते थे, ठीक है। और उसके बाद स्टैटकॉम में हमें कैपेसिटर या इंडक्टर बैंक रिक्वायर्ड नहीं होते, हम जस्ट कैपेसिटर लगाते हैं, वो भी बहुत कम लगाते हैं जो कि सिर्फ हम DC वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। लेकिन हम SVC में जो हम रिएक्टिव पावर को जो अब्जॉर्ब करते हैं या इंजेक्ट करते हैं तो वो थ्रू कैपेसिटर बैंक या शंट इंडक्टर की तरह जो है वो साथ करते हैं। अब दूसरा डिफरेंस क्या है, जो रिस्पांस टाइम है SVC का वो बहुत स्लो होता है, स्टैटकॉम का जो रिस्पांस टाइम है वो फास्ट होता है। उसके बाद जो आपके SVC है इसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये तकरीबन एक ग्रिड स्टेशन जितनी जो है वो स्विच यार्ड जितनी जो है वो स्पेस ले लेता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटर बैंक लगाए जाते हैं। वो कैपेसिटर बैंक भी फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ लगाए जाते हैं ताकि हीटिंग का इशू ना हो
ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे फिर एसवीसी में हमें ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है और स्टैटकॉम में हमें स्पेस रिक्वायर्ड कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्टर होता है वही एज आ जो है वो रिएक्टिव पावर जनरेटर या अब्जॉर्ब का काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें जो है वो स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती स्टैटकॉम में। अब उसके बाद इट यूज़ जो एसवीसी है वो थरिस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। जो आपका स्टैटकॉम है ये आईजीबीटी की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। और उसके बाद एसवीसी जो है वो आपका ये प्रोड्यूस नॉइज़, इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके जो कैपेसिटर जब आपके चलते हैं तो नॉइज़ होती है, जब आपका रिएक्टर जो है वो चलता है तो वो आपका नॉइज़ होती है। लेकिन स्टैटकॉम में जो है इतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं होती, क्योंकि ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि नॉइज़ जो होती है वो एसवीसी की बनिस्बत कम होती है। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एसवीसी को देखा, फैक्ट डिवाइसेस क्या होती हैं उसको देखा, स्टैटकॉम को देखा और इनका कंपैरिजन किया। जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो स्टैटकॉम है, कि अब जो पहले एसवीसी पे मतलब एक इंस्टॉल होते थे, लेकिन अब जो है वो जितने भी न्यू वर्ल्ड है वो स्टैटकॉम की तरफ चली गई है, कि स्टैटकॉम जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं जो आपकी रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जो है वो आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके।